हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए गणित का काफ़ी ही महत्वपूर्ण 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी क्लास हो तो आपके पास इसका नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। इसमें से आपको बताना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। आपको यहाँ पे ये प्रश्न बहुत ही आसान लग रहा होगा, लेकिन एक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे आपको पहचानना है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, किसी भी संख्या में अगर रूट रह जाता है तो वो क्या हो जाता है, अपरिमेय हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए रूट 7 है, 7 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये रूट में ही रह जाएगा। जब ये रूट में रहेगा तो ये कौन सी संख्या होगा, यहाँ पे अपरिमेय संख्या होगा। यहाँ पे देखिए रूट 13 है, 13 का भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, ये भी रूट में रह जाएगा। तो ये भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। 25 का देख लीजिए, 25 का वर्गमूल कितना होता है, यहाँ पे 5। तो इसमें से रूट हट जाएगा, जब रूट हट गया तो ये कौन सी संख्या हो जाएगा, यहाँ पे परिमेय संख्या हो जाएगा। यहाँ पे देखिए रूट 31 का यहाँ पे वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ये रूट में ही रह जाएगा। जब रूट में रह जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपरिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी यहाँ पे सी वाला जो संख्या है वो अपरिमेय नहीं है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो सी है वो कौन सी संख्या है, तो वो परिमेय संख्या है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 2 नंबर प्रश्न है कि बिंदु P 6-5 का भुज का मान होगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि भुज का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए किसी भी बिंदु का यहाँ पे एक x नियामक होता है और एक क्या होता है, y नियामक होता है। x को क्या बोलते हैं, भुज बोला जाता है, और यहाँ पे देखिए y को क्या बोला जाता है, तो यहाँ पे कोटि बोला जाता है। तो यहाँ पे जब भी बोले आपसे कि भुज का मान बताइए तो भुज का आपको समझ लेना है क्या कि x का मान यहाँ पे बताना है। अगर पूछ दे कि कोटि का मान बताइए तो कोटि यानी यहाँ पे y का मान बताना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी एक बिंदु है, एक इसका एक नियामक 6 है और एक नियामक क्या है, यहाँ पे 5 है। तो पहला क्या होता है, ये x होता है, और दूसरा क्या होता है, यहाँ पे y होता है। तो x का मान यहाँ पे 6 है और y का मान यहाँ पे -5 है। तो यहाँ पे पूछ रहा है भुज। तो भुज जब भी बोलेगा तो आपको समझना क्या है कि x का मान बताना है। तो x का मान कितना है, यहाँ पे 6 है, यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। भुज कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर इसी प्रश्न में रहता कि कोटि का मान बताइए तो कोटि का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आपको y का मान बताना है। तो y का मान इसमें कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाता अगर कोटि पूछता तो यहाँ पे पूछा है भुज, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है कि कॉट स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकाले। अगर आपको यहाँ पे कॉट 60 डिग्री का यहाँ पे मान पता नहीं होगा तो ये प्रश्न आपसे नहीं बनेगा। तो जो वो टेबल है उसको आपको याद करना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए कॉट स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री, तो यहाँ पे आपको कॉट 60 डिग्री का मान पता होना चाहिए। तो कॉट 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो 1/, यहाँ पे √3 होता है, लेकिन इसका स्क्वायर है तो हम भी क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये 2 बार गुणा, तो इसका हम 2 बार क्या कर देंगे, यहाँ पे गुणा कर देंगे। 1 में 1 से गुणा होगा तो ऊपर में 1 हो जाएगा, और नीचे √3 में √3 से गुणा होगा तो √9 हो जाएगा। और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये भी प्रश्न आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न है कि 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की त्रिज्या निकाले। बोल रहा है कि एक वृत्त है और इसकी परिधि कितना है, यहाँ पे 44 मीटर है। तो इसकी क्या करना है, आपको ये त्रिज्या निकाल देना है। तो सबसे पहले इन प्रश्नों को बनाने के लिए कैसे बनाते हैं, तो जो दिया रहता है वही सबसे पहले यहाँ पे लिखना होता है। तो क्या दिया है, तो वृत्त का यहाँ पे परिधि दिया है, कितना दिया है, तो 44 मीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की परिधि। वृत्त का जो परिधि दिया है वो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख देना है। वृत्त का परिधि क्या होता है, तो वृत्त का परिधि यहाँ पे कितना दिया है, 44 मीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 44 मीटर, ये हो गया हमारा वृत्त का परिधि। और यहाँ पे आपको लगा देना है कि वृत्त का परिधि का क्या फॉर्मूला होता है। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr होता है। तो यहाँ पे लिख देंगे 2πr, और ये कितना दिया है, तो ये 44 मीटर दिया है। तो यहाँ पे लिख देंगे 44 मीटर। उसके बाद यहाँ पे देखिए 2 गुणे, और यहाँ पे पाई का मान रख दीजिए। पाई का मान कितना होता है, 22/7, और गुणे यहाँ पे r बराबर यहाँ पे हो गया 44 मीटर।
उसके बाद यहाँ पे देखिए 22 में जब 2 से गुणा होगा तो 22 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 44/7 और गुणे r बराबर इधर हो जाएगा 44 मीटर। अब देखिए यहाँ पे 44/7 गुणा कर रहा है तो इधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी 44 मीटर और गुणे जब इधर जाएगा भाग करने तो नीचे वाला ऊपर में चला जाएगा और ऊपर वाला कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो यानी 7 चला जाएगा ऊपर और 44 कहाँ आ जाएगा, नीचे, यानी 44 से 44 कट जाएगा। r बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया 7 मीटर, यानी त्रिज्या कितना निकल गया यहाँ पे 7 मीटर, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे त्रिज्या की जगह पे व्यास पूछ देता तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, तो बस त्रिज्या का दुगुना कर दीजिए। यानी यहाँ पे अगर व्यास पूछ देता कि व्यास आप क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए, तो व्यास कैसे निकलेगा, तो यहाँ पे व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुणे यहाँ पे त्रिज्या, तो 2 और त्रिज्या कितना निकला है 7, तो 7 दूना यहाँ पे कितना होता है 14 मीटर क्या हो जाता है, यहाँ पे व्यास हो जाता। और त्रिज्या यहाँ पे पूछा है तो त्रिज्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे 7 मीटर हो जाएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 5 नंबर प्रश्न है कि सेक ए किसके बराबर है। यहाँ पे बताना है कि सेक ए किसके बराबर होता है, तो यहाँ पे फॉर्मूला होता है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सेक ए किसके बराबर होता है, तो सेक ए ये किसके बराबर होता है, तो 1 यहाँ पे किसके बराबर होता है, तो कॉस ए के बराबर होता है। कॉस ए किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 यहाँ पे सेक ए के ये क्या होता है, बराबर होता है। तो ये आपको हमेशा याद रखना है। और यहाँ पे देखिए टेन ए किसके बराबर होता है, तो tan a किसके बराबर होता है, तो 1 यहाँ पे cot a के बराबर होता है। और cot a किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1 यहाँ पे tan a के बराबर होता है। और sin a किसके बराबर होता है, तो sin a 1 यहाँ पे cosec a के बराबर होता है। और यहाँ पे cosec a किसके बराबर होता है, तो 1 sin a के बराबर होता है। तो कोई भी प्रश्न इसमें से पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे पूछ दिया है कि sec a किसके बराबर होगा, तो sec a किसके बराबर होगा, 1 cos a के बराबर होगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 6 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे 7, 8, 9, 8, 9, 9, 3, 5, 4 का बहुलक ज्ञात करें। इसका क्या कर देना है, आपका बहुलक निकालना है। तो बहुलक कैसे निकाला जाता है, तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार आया होता है वही उसका क्या हो जाता है, बहुलक हो जाता है। तो बहुलक आपको कैसे निकालना है, तो जो सबसे ज्यादा संख्या आएगा वही उसका बहुलक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 कितना बार आया है, तो 1 बार आया है। 8 कितना बार आया है, तो ये 2 बार आया है। 9 कितने बार आया है, तो 1, 2, 3, ये 3 बार आया है। 3 कितने बार आया है, तो 1 बार आया है। 5 भी 1 बार आया है। 4 भी 1 बार आया है। तो सबसे ज्यादा बार कौन सी संख्या है, तो सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 9 आया है। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 9 इसका बहुलक। और ऐसे ही बिल्कुल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि भारी प्रश्न आएगा, भारी बिल्कुल भी नहीं आएगा। जितना पढ़ाया जाता है आपको उतने में से ही आएगा, ये हमारा गारंटी है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर प्रश्न है कि 2 वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। बोल रहा है कि यहाँ पे 2 वृत्त है और उनके त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो जब भी पूछे यहाँ पे क्षेत्रफलों का अनुपात, तो त्रिज्या छोटा होता है लेकिन क्षेत्रफल बड़ा होता है। तो इसको क्या करना है, आपको बड़ा कर देना है 2:3 को, यानी इसका क्या कर देना है, दोनों का स्क्वायर कर देना है। तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4:3 का स्क्वायर यहाँ पे क्या हो जाएगा 9, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे दे दे कि 2 वृत्तों के क्षेत्रफलों का अनुपात यहाँ पे 16:9 है, तो इनके त्रिज्याओं का अनुपात क्या होगा। तो त्रिज्या हमेशा छोटा होता है, तो इसको छोटा करना पड़ेगा, यानी इसको क्या कर दीजिए, रूट लगा दीजिए। 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, 3 का वर्गमूल 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा यहाँ पे 3, तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा यहाँ पे 4:3। तो ऐसे ही बिल्कुल बनाया जाता है। तो कोई भी पूछ दे आप उसे बहुत ही आसानी तरीके से आप बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो वीडियो को आप लोग प्लीज लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 8 नंबर काफी महत्वपूर्ण है। किसी निश्चित घटना का प्रायिकता होता है। यहाँ पे बताना है कि किसी निश्चित घटना, यदि कोई घटना घटित होने वाली है, निश्चित ही घटना घटित होने वाली है, तो उसकी प्रायिकता कितना होगा। ए ऑप्शन है 1,
बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 2, डी ऑप्शन है यहाँ पे -2। तो निश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? तो निश्चित घटना का प्रायिकता यहाँ पे कितना होता है? 1 होता है। यानी वो घटना सच में घटित होने वाली है तो उसकी प्रायिकता कितना होता है? 1 होता है। और अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है? तो अनिश्चित घटना का प्रायिकता 0 होता है। और ये दोनों प्रश्न बोर्ड एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो ये दोनों प्रश्नों को आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और इसे याद भी रखना है कि निश्चित घटना का प्रायिकता 1 होगा और अनिश्चित घटना का प्रायिकता यहाँ पे क्या होगा? 0 होगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न की tan थीटा इंटू कॉट थीटा। यहाँ पे बताना है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा किसके बराबर होता है? तो यहाँ पे हम लिख देते हैं tan थीटा इंटू यहाँ पे कॉट थीटा। आपको बताना है कि किनके बराबर होगा, तो आपको क्या करना है, किसी एक को बदल देना है। अभी हम फॉर्मूला भी लिखे थे, तो tan को यहाँ पे बदल दीजिए कॉट में, तो tan को बदलेंगे जब कॉट में, तो यहाँ पे tan के बदले क्या लिखेंगे? 1 बटा यहाँ पे कॉट थीटा। उसके बाद यहाँ पे इंटू है तो इंटू, और यहाँ पे कॉट थीटा है तो कॉट थीटा। तो यहाँ पे देखिए कॉट थीटा से कॉट थीटा कट जाएगा, यानी कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी ये किसके बराबर है? 1 के बराबर है। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये भी प्रश्न दे देगा यहाँ पे कि साइन थीटा इंटू यहाँ पे दे देगा कोसेक थीटा, बोलेगा कि ये किसके बराबर है। तो आपको क्या करना है, किसी एक को बदल देना है। तो साइन को बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1 बटा यहाँ पे कोसेक थीटा हो जाएगा, इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा? कोसेक थीटा। और यहाँ पे कोसेक थीटा से कोसेक थीटा कट जाएगा, कितना बचेगा? 1 बचेगा। तो इसका 1 ही आता है। तो आपको ये प्रश्न आपको हमेशा के लिए याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर प्रश्न है कि AP 2, 4, 6, 8 का सार्व अंतर निकाले। ये भी बहुत ही छोटा प्रश्न है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में आते रहता है कि सार्व अंतर निकाले। सार्व अंतर को किससे सूचित किया जाता है? यहाँ पे D, और इसे पदांतर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे सार्व अंतर कैसे निकाला जाता है? तो दूसरे पद में से पहले पद को क्या कर लिया जाता है? घटा लिया जाता है। तो दूसरा पद में से आपको क्या करना पड़ेगा? पहले पद को घटाना पड़ेगा। तो दूसरा पद 4 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 4, और पहला पद 2 है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2। 4 में से 2 घटेगा तो कितना बचेगा? यहाँ पे 2, यानी D का मान कितना निकल जाएगा? 2, यानी सार्व अंतर का मान यहाँ पे कितना निकल जाएगा? 2, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि प्रथम पद यानी ए निकाल दीजिए कि ए क्या होगा, तो जो AP का पहला पद होता है उसे ही प्रथम पद बोलते हैं, और प्रथम पद को किससे सूचित करते हैं? ए से, और ए का मान कितना होता है? यहाँ पे 2 ही होता है। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछ सकता था, और पूछ भी लेता है। तो आपको सब प्रश्नों को यहाँ पे देखते हुए चलना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि x² प्लस 7x प्लस 12 के शून्य अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात करें। अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे शून्यकों का योग निकाल देना है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है शून्यकों का योग का? कि माइनस बी बट्टा क्या होता है? ए होता है। तो यहाँ पे आपको बी का मान रख देना है, ए का मान रख देना है, आपका यहाँ पे आंसर निकल जाएगा। तो ये b और a कहां से आएगा? तो जो ये बहुपद दिया है इसी से आपको निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए जो x² में गुणा करता है वो a होता है, तो x² में कुछ भी नहीं कर रहा है, जहां पे कुछ भी नहीं होता है वहां पे 1 होता है। b का मान कैसे निकलेगा? तो जो केवल x में गुणा करता है वो b होता है, तो x में कौन गुणा कर रहा है? 7 कर रहा है, यानी b का मान यहाँ पे 7 हो गया। c का मान कैसे निकलेगा? जिसमें x नहीं लगा होता है वो क्या होता है? यहाँ पे c होता है। c का मान कितना है? 12, तो यहाँ पे रख दीजिए 12। अब आपको यहाँ पे रख देना है माइनस, पहले से तो माइनस लिख दीजिए। b का मान यहाँ पे 7 है तो यहाँ पे रख दीजिए 7, और a का मान यहाँ पे 1 है तो रख दीजिए 1, यानी -7 बटा 1, यानी कितना हो जाएगा? यहाँ पे -7 हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगर इसी में पूछ देता कि अल्फा गुणे बीटा निकाल दीजिए, यानी शून्यकों का गुणनफल, तो ये क्या होता है? यहाँ पे d बट्टा ए होता है, तो आपको यहाँ पे यहाँ पे c बट्टा ए होता है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। तो c का मान कितना होता है? यहाँ पे 12 होता है, तो 12 रख दीजिए, और a का मान कितना है? 1 है, तो यहाँ पे रख दीजिए 1, यानी 12 बट्टा 1, यानी कितना हो जाता है? यहाँ पे 12। शून्यकों का गुणनफल यहाँ पे c बट्टा ए, और यहाँ पे शून्यकों का योग क्या होता है? -b बटा ए। तो ये दोनों प्रश्न आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बनाना है, और ये दोनों प्रश्न बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, और ये प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न है कि रेखाएं x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और यहाँ पे 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 कैसी होगी? यहाँ पे बताना है कैसी होगी। ए ऑप्शन है समानांतर, बी ऑप्शन है समपाती, सी ऑप्शन है प्रतिच्छेदी, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसे चेक करने के लिए सबसे पहले हमको
यहाँ पे कंपेरिजन करना पड़ेगा A1 बटा A2, B1 बटा B2 और C1 बटा C2 पे। तो ये A1 B1 B2 और C1 C2 क्या है, तो यहाँ पे देखिए पहला समीकरण है, तो जो x में गुणा करेगा वो A1 होगा, जो y में गुणा करेगा वो B1 होगा, जो जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, C1 होगा। ये है दूसरा समीकरण। तो इसमें x में जो गुणा करेगा वो A2 होगा, जो y में गुणा करेगा वो B2 होगा, जिसमें x y कुछ भी नहीं होगा वो क्या होगा, C2 होगा। तो अब आपको निकालना है यहाँ पे A1 बटा A2। तो A1 बटा A2, A1 का मान जो x में गुणा कर रहा है कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1, और A2 का मान कितना है, जो x में यहाँ पे गुणा कर रहा है, दूसरे समीकरण में कौन गुणा कर रहा है, 2, यानी A2 का मान यहाँ पे 2 निकल गया। अब आपको निकालना है B1 बटा B2। तो B1 आप देख सकते हैं y में कौन गुणा कर रहा है, 2 गुणा कर रहा है, यानी B1 का मान 2, और यहाँ भी y में कौन गुणा कर रहा है, दूसरे समीकरण में 4, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। अगर कट रहा है तो कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना यहाँ पे 4, यानी 1 बटा 2 आ गया। फिर अब आपको निकालना है यहाँ पे C1 बटा C2। C1 कितना है आप लोग देख सकते हैं, -4 है, तो यहाँ पे रख दीजिए -4, और यहाँ पे C2 कितना है, -12 है, तो यहाँ पे रख दीजिए -12। माइनस से माइनस कट जाएगा, 4 एकम 4, 4 तियां 12, यानी ये आ गया 1 बटा 3। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन बराबर नहीं है ये C1 बटा C2 के। तो ऐसा कंडीशन बनेगा कि A1 बटा A2 बराबर यहाँ पे B1 बटा B2, लेकिन बराबर नहीं है C1 बटा C2। तो ये कब होता है, जब आलेख कैसा होता है, समानांतर होता है और इसका एक भी हल नहीं निकलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका आलेख कैसा होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे समानांतर, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा, और इसका एक भी हल नहीं होगा, ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री हो तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें। बोल रहा है कि 3 थीटा बराबर 90 डिग्री है, यानी यहाँ पे 3 थीटा बराबर यहाँ पे 90 डिग्री दिया है, तो साइन थीटा का मान निकाल दीजिए। तो यहाँ पे 3 गुणा कर रहा है, तो उधर जाके क्या करेगा, भाग करेगा, यानी थीटा बराबर कितना हो जाएगा, इधर 90 डिग्री बटा यहाँ पे 3 कटा दीजिए, 3 त्रिका 9, यानी यहाँ पे थीटा का मान कितना निकल गया, 30 डिग्री निकल गया। अब आपको यहाँ पे साइन थीटा का मान निकालना है, तो थीटा के जगह पे कितना रख देना है, 30 रख देना है। तो यहाँ पे साइन और थीटा के जगह पे आप कितना रख दीजिए, 30 डिग्री रख दीजिए। तो साइन अब आपको यहाँ पे 30 डिग्री का मान बता देना है कि 30 डिग्री का मान कितना होता है। तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है कि आंकड़े 2, 3, 5, 3, 7, 3, 6 का परिसर निकालें। यहाँ पे क्या करना है आपको कि परिसर निकालना है। तो परिसर कैसे निकलता है, तो बड़ी संख्या में से क्या घटा लिया जाता है, छोटी संख्या यहाँ पे घटा लिया जाता है, तो वो क्या हो जाता है, उसका परिसर निकल जाता है। तो अब इसमें आपको ढूंढना पड़ेगा कि सबसे बड़ी संख्या कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या 7 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। इसमें से इसको घटा लीजिए, तो 7 में से 2 जब घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ पे 5, यही इसका परिसर हो जाएगा। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न है कि किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर हो तो गोले का यहाँ पे त्रिज्या निकाले। बोल रहा है कि एक गोला है, इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो और इसका आयतन दोनों आपस में यहाँ पे बराबर है। तो क्या कर दीजिए, जो इसका त्रिज्या है वो क्या कर दीजिए, निकाल दीजिए। तो क्या क्या बराबर दिया है यहाँ पे लिख दीजिए। तो यहाँ पे दिया है गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, गोले का यहाँ पे पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर है क्या, गोले के आयतन के। तो यहाँ पे लिख देते हैं गोले का आयतन। यहाँ पे दिया है कि जो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल है वो आयतन के क्या है, बराबर है। यानी जितना इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है उतना ही इसका क्या है, आयतन है। तो यहाँ पे गोले का यहाँ पे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है, तो 4 पाई, यहाँ नहीं पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलिए, दोनों एक ही है। यानी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 4 पाई r² होता है, और गोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, तो 4/3 पाई आर क्या होता है, क्यूब होता है। तो यहाँ पे देखिए पाई से यहाँ से पाई कट जाएगा, और यहाँ पे 2r है तो यहाँ पे 3r है, तो 2r कट जाएगा, 1r बच जाएगा, यानी इधर बचा 4 और उधर बचा 4/3, और क्या बचा, 1r बचा। 3r में से 2r कट गया तो कितना बचा, 1r बचा। अब देखिए हमको त्रिज्या निकालना है, तो इधर ये गुणा कर रहा है तो इधर आके भाग करेगा, यानी क्या हो जाएगा, उलट जाएगा, यानी नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, और उधर क्या बच जाएगा,
यहाँ पे आर, तो यहाँ पे 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यानी 3 बराबर क्या हो गया आर, यानी त्रिज्या कितना निकल गया, यहाँ पे 3 निकल गया, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। ये प्रश्न आपको थोड़ा सा भारी लगा होगा लेकिन बहुत ही आसान है। यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बराबर है, तो हम एक बगल लिख दिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और दूसरे बगल लिख दिए गोले का आयतन और दोनों का बराबर कर दिए और दोनों का यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिए। इधर भी पाई है इधर भी पाई है, तो पाई से पाई कट गया और यहाँ पे देखिए आर 2 ठो है और आर यहाँ पे 3 ठो है, तो 2 आर से यहाँ पे 2 आर कट जाएगा, बच कितना जाएगा 1 आर, तो यहाँ से बचेगा 4 और यहाँ से बचेगा 4/3 और यहाँ पे 2 आर तो कट गया, बच गया 1 आर। और इधर ये गुणा कर रहा है, इधर आके क्या करेगा, भाग करेगा यानी यहाँ पलट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, यानी त्रिज्या यहाँ पे कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। तो ये भी प्रश्न आपके लिए काफी ही महत्वपूर्ण था। उम्मीद करते हैं आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है कि कॉट थीटा निम्न में से किसके बराबर है। तो यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि जो ये कॉट थीटा है किसके बराबर होता है, और एक प्रश्न पूछता है कि टेन थीटा किसके बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा बटा यहाँ पे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। और कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा बटा यहाँ पे साइन थीटा के बराबर होता है। ये दोनों फॉर्मूला होता है, तो ये आपको दोनों याद होने चाहिए कि कॉट थीटा किसके बराबर होता है, तो कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा के यहाँ पे बराबर होता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है, तो ये कॉस थीटा बटा साइन थीटा के बराबर होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल इसी हो जाएगा। यहाँ पे तो कॉट पूछा था, आपसे टेन भी पूछ सकता है, तो ये भी फॉर्मूला आपको यहाँ पे याद कर लेना है कि कोई भी प्रश्न पूछे आपसे और आप यहाँ पे कोई भी प्रश्न आपसे पूछे और आप उन प्रश्नों को आप लोग बिल्कुल भी सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसी आपकी तैयारी होनी चाहिए। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17 नंबर प्रश्न है कि यदि a बराबर 3 d बराबर यहाँ पे 2 हो तो AP का 10वां पद ज्ञात करें। तो 10वां पद का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस यहाँ पे 9d होता है, इसी का आपको मान निकाल देना है। तो यहाँ पे देखिए a भी दे दिया है और d भी दे दिया है। a कितना दिया है 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, 9 और गुणे यहाँ पे देखिए d का मान कितना दिया है 2। अब आपको क्या करना है, इसमें गुणा कर देना है, उसके बाद जोड़ देना है। तो यहाँ पे देखिए 9 दूना कितना हो गया 18, 18 में 3 जोड़ दीजिए, 18 3 कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। इसमें ए क्या होता है, तो ए होता है प्रथम पद और डी क्या होता है, यहाँ पे सार्व अंतर होता है। आइए देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है कि 4x के पावर 4, 3x के पावर यहाँ पे 2 और यहाँ पे 5x के पावर 3, 2x माइनस 5 में बहुपद का घात कितना है। यहाँ पे बताना है कि बहुपद में घात कितना है। तो जिसमें चर का जो महत्तम घात होता है वही बहुपद का भी घात होता है। तो इसमें जो चर दिया है x, इसमें सबसे ज्यादा जिसका घात होगा वही इस बहुपद का घात होगा। तो सबसे ज्यादा घात कितना है 4 है, तो इस बहुपद का घात भी कितना होगा 4 होगा, यानी ये चरघाती बहुपद होगा। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न। ये भी प्रश्न एक आपके बोर्ड एग्जाम में रहता है कि दो संख्याओं का लसा और मसा 50 और 25 है तथा पहली संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे यहाँ पे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, यहाँ पे लसा यानी LCM गुणे क्या होता है HCF। तो यहाँ पे HCF गुणे LCM बोलिए या LCM गुणे HCF बोलिए, कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहाँ पे देखिए पहली संख्या कितना दिया है, यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 25। और दूसरी संख्या बोल रहा है निकालने के लिए, तो दूसरी संख्या वैसे ही छोड़ दीजिए। LCM यानी लसा कितना दिया है, तो देख सकते हैं पहले वाला लसा हो जाएगा, यानी लसा 50 है तो यहाँ पे 50, और HCF कितना है यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे रख दीजिए 25। उसके बाद क्या कीजिए, अब दूसरा यहाँ पे संख्या निकालना है। तो ये इधर गुणा कर रहा है तो उधर जाके भाग करेगा, यानी दूसरा संख्या हमको निकालना है। तो 50 गुणे यहाँ पे 25 और बटा यहाँ पे 25, 25 से 25 कट जाएगा, यानी दूसरी संख्या कितना निकल जाएगा, यहाँ पे 50 निकल जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न। यहाँ पे देखिए 20 नंबर प्रश्न है कि किसका मान अधिक होगा। इसमें से आपको बताना है कि किसका मान अधिक होगा। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन है cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। साइन यहाँ पे 30 डिग्री, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान यहाँ पे होता है 1/2। cos 45 डिग्री, इसका मान होता है 1 बटा यहाँ पे √2। tan
45 डिग्री, इसका मान कितना होता है, तो 1 होता है। तो सबसे अधिक क्या है, तो सबसे अधिक कौन सा है इसमें, tan 45 का मान, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल ही सही हो जाएगा। जो tan 45 है उसका मान सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे वैल्यू वाला टेबल होता है वो आपको यहाँ पे बिल्कुल याद होना चाहिए कि sin 0 डिग्री का मान कितना होगा, 45 डिग्री का मान कितना होगा। अगर आप चाहते हैं कि बहुत ही अच्छा नंबर आए तो आप लोगों को यहाँ पे फॉर्मूला वाला जो फॉर्मूला है गणित का, उसको आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे आना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि गणित के यहाँ पे त्रिकोणमिति का हमको फॉर्मूला वाला वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर दीजिएगा नीचे। अगर कमेंट अच्छा खासा आ गया कि सर चाहिए, तो हम यहाँ पे त्रिकोणमिति का भी वो फॉर्मूला सब बता देंगे आपको, तो और याद भी करवा देंगे। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। इसका जवाब आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि sin 18 डिग्री और बट्टा यहाँ पे cos 72 डिग्री का मान क्या होगा। इसको हम चुटकियों में सोल्व करना बताए थे, तो बिल्कुल आप लोग वैसे ही यहाँ पे बता दीजिएगा। जो भी यहाँ पे आंसर आए वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा। ABCD ऐसे आपको नहीं लिखना है, जो भी यहाँ पे आंसर आता है पूरा आंसर लिख के भेजिएगा। आपके यहाँ पे कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबाना बहुत ही जरूरी होता है। अगर ऑल पे दबा लीजिएगा तो जब भी क्लास होगा तो आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा। चैनल को यहाँ पे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।